Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 2 from the reproduction, and today we will discuss about the female reproductive system. जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि हम टॉपिक किस तरह से कवर करते हैं, और जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं उनको बताते चलें कि ये लेक्चर जो है ये सूटेबल रहेगा एमडी-कैट के एस्पायरेंट्स के लिए, सीएसएस एग्ज़ाम के लिए, एफपीएससी के लिए, पीपीएससी ज़ूलॉजी के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये लेक्चर परफेक्ट रहने वाला है। इसको हम कवर कैसे करेंगे? इसको पहले कवर करेंगे क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए और एमडी-कैट के स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो वीडियो का जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा वो हम उस लिहाज से कवर करेंगे, और उसके बाद हम इसको डिटेल में हायर क्लासेस के लिए कवर कर लेंगे, ताकि किसी भी किस्म का जो क्वेश्चन है वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर पूछा भी जाए तो वो यहाँ से रहना नहीं चाहिए। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, तो मैंने स्टार्टिंग पे आपको कहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास जो प्राइमरी आप कह लें कि जो ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो हमारे पास रहता है। हमारे पास जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है डेट इज़ वो हमारे पास बेटा कौन सा रहेगा? वो हमारे पास रहता है ओवरी। लेकिन अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकेंडरी ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो सेकेंडरी ऑर्गन्स में आपको फैलोपियन ट्यूब देखने को मिलेगा, आपको फ्यूंडस देखने को मिलेगा, सर्विक्स देखने को मिलेगा, आपको यूट्रस देखने को मिलेगी, आपको ओवेरियन लिगामेंट्स देखने को मिलेंगे, आपको इन्फंडिब्यूलम देखने को मिलेगा। यानी कि सारी चीज़ें जो हैं ये आपके इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्राइमरी, अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं कि जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी ऑर्गन्स, तो प्राइमरी ऑर्गन कौन से हैं? प्राइमरी ऑर्गन्स में बेटा आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे द प्राइमरी ऑर्गन इज़ अ ओवरी। और अगर हम बेटा बात कर लें यहाँ पे सेकेंडरी ऑर्गन की, तो जो सेकेंडरी ऑर्गन है, सेकेंडरी ऑर्गन, तो सेकेंडरी ऑर्गन में बेटा हम कवर करेंगे इसके एसोसिएटेड पार्ट्स को कवर करेंगे। राइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले तो एक डायग्राम दिखाते हैं। तो डायग्राम जो है बेटा इसकी कुछ बनेगी इस तरह से। देखिए, ये वाला जो रीजन है इसको आप नाम देंगे फ्यूंडस। क्या नाम देंगे? फ्यूंडस का नाम दे देंगे। उसके बाद इस साइड को ये आ जाएगा आपके पास फैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्राइन ट्यूब, एंड ये बेटा जो पोर्शन है ये आपके पास आ जाएगा यूट्रस वाला पोर्शन, और इस साइड के ऊपर भी आ जाएगा आपके पास ये रीजन्स। इसका जो इख्तिताम होगा वो इस तरह से फेम्ब्रियाई के ऊपर होगा। राइट, किसके ऊपर? फेम्ब्रियाई के ऊपर। और फेम्ब्रियाई के एंड वाले पोर्शन यहाँ पर आपको ओवरी देखने को मिलेगी, और ओवरी जो होगी इट विल बी कनेक्टेड विद द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल लिगामेंट। ये एक लिगामेंट की मदद से अटैच रहेगी। इस साइड के ऊपर भी ये आपको सेम मार्किंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हमने इसकी डायग्राम जो है उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम बाकी रीजन्स जो हैं इसको डिस्कस करेंगे। देखें बेटा, सबसे पहले आपसे एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है एमडी-कैट के कि जो ओवरी होती है, ओवरी की जो पोजीशन है वो क्या होती है? नंबर 1, ओवरी जो है जो कि एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आपने कहना है कि पहली बात ये आलमंड शेप में होते हैं। दे आर द आलमंड शेप, ये आलमंड शेप में होते हैं। नंबर 2, ये पेयर्ड होती हैं, आलमंड शेप में होते हैं, और ये क्या होते हैं? ये पेयर होते हैं, जोड़े की फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। और ये इनका जो पेयर होता है, पेयर ऑफ ओवरी, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमन। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? एब्डोमन वाला जो रीजन होगा ना, वहाँ पे आपको पेयर ऑफ ओवरी जो है वो देखने को मिल जाएगा। इज इट क्लियर? पेयर ऑफ ओवरी इज वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमन। इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमन रीजन। तो ये जो एब्डोमन रीजन है वहाँ पर आपको ओवरी का क्या देखने को मिलेगा? आपको एक पेयर यानी कि जोड़ा देखने को मिल जाएगा। अब इसकी जो पोजीशन है वो देखिए यूट्रस ये है, और यूट्रस की कहाँ पे है? ये डॉर्सल साइड है, वेंट्रल साइड है कि लेटरल साइड है? अगर हम यूट्रस की लेटरल साइड्स की बात करते हैं, तो यूट्रस की जो लेटरल साइड्स है ना, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? You will find out the ovary. So ovary कहाँ पर प्रेजेंट होगी? Ovary will be present on the lateral sides, on the lateral sides of
यूट्रस, यूट्रस की लेटरल साइड पे रहने वाली है। अब ये आगे वाला रीजन है फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब जो है ना, इसको जरा अंडरस्टैंड करिए। देखें, फैलोपियन ट्यूब ओवरी का कौन सा वो हिस्सा है जो फैलोपियन ट्यूब की तरफ रहता है? तो ओवरी का जो प्रॉक्सिमल एंड रहेगा ना बेटा, ओवरी का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो ये वाला है। तो ओवरी का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो ये वाला है, और ओवरी का जो डिस्टल एंड होता है ना, वो असल में किस तरफ होता है? वो इस फेम्ब्रियाई की तरफ होता है। यानी कि ओवरी का अगर आप डिस्टल पोर्शन की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि जो ओवरी होती है, ओवरी का जो डिस्टल पोर्शन है, इट इज़ प्रेजेंट, ये किस तरफ होगा? ये मौजूद होगा इस फैलोपियन ट्यूब के। अगर फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फैलोपियन जो ट्यूब है उसका डिस्टल ओवरी की जानिब जो फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है वो कौन सा होता है? वो उसका प्रॉक्सिमल एंड होता है कि या वो उसका डिस्टल एंड होता है? देखें, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो फेम्ब्रियाई आपको बना के दिखाएं, ये इस फैलोपियन ट्यूब के प्रॉक्सिमल एंड पर है। ये कहाँ पर मौजूद है? दे आर प्रेजेंट इन द प्रॉक्सिमल एंड। तो ये आप याद रखिएगा कि ये कौन सा एंड है? ये है उसका प्रॉक्सिमल एंड, ये प्रॉक्सिमल एंड है। और डिस्टल एंड की बात करें तो ये बेटा जो एंड है ना, दिस वन इज नोन एज अ डिस्टल एंड। दिस वन इज अ डिस्टल एंड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। दिस वन इज अ डिस्टल एंड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। तो यूट्राइन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब का जो डिस्टल एंड है वो ये वाला है, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो ये फेम्ब्रियाई वाला है। इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ओवरी जो है वो यूट्रस के साथ अटैच है। ओवरी यूट्रस के साथ अटैच कैसे रहती है? आपने कहना ओवरी इज अटैच टू द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ द, किसकी मदद से अटैच रहेगी? ये अटैच रहेगी, आपका आंसर होना चाहिए लिगामेंट। लेकिन उस लिगामेंट का नेम क्या होगा? उसका नेम होगा ओवेरियन लिगामेंट। व्हाट इज नेम? इट इज़ अ ओवेरियन लिगामेंट। तो ये ओवेरियन लिगामेंट जो होता है, इसकी मदद से जो है वो ओवरी इज अटैच विद द यूट्रस। तो इस तरह से ये भी आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? दोबारा से, ओवरी, ओवरी की पोजीशन, ओवरी की शेप, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब और ये वाली चीज़। अब उसके बाद बेटा ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम नाम देंगे फ्यूंडस का। फ्यूंडस जो रीजन होता है ना, ये असल में बर्थ के दौरान ये ज़्यादा फंक्शनल जो है अपना रोल परफॉर्म करता है। उसके बाद जो यूट्रस वाला पोर्शन है, इसकी लाइनिंग्स होती हैं। जो यूट्रस वाला होता है ना, इसकी बेटा क्या होती हैं? इसकी लाइनिंग्स होती हैं। नंबर 1, इट इज़ अ मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम, मैट्रियम एक, एंडोमेट्रियम ये अंदर वाली लाइनिंग से लेंगे, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ये बेटा अंदर वाली लाइनिंग, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो ये तीन जो हैं बेटा, ये आपको लाइनिंग्स किसकी देखने को मिलेंगी? यू विल फाइंड आउट द लाइनिंग्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की आपको तीन लाइनिंग्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। जस्ट वेट गाइस। चलें, ओके। तो ओवरी के कितनी लाइनिंग्स है? 3 लाइनिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, अब ये लाइनिंग्स आपको इस तरह से देखने को मिल। अब ये एंड वाला जो पोर्शन रहता है ना ओवरी का, ये वाला पोर्शन, राइट, यहाँ पर एक बहुत ही माइनर सी, आप कह लीजिए कि एक माइनर सी जो है वो ओपनिंग रहती है। दिस ओपनिंग इज नोन एज अ सर्विक्स। इसको क्या नाम देंगे? इसको बेटा हम नाम देते हैं सर्विक्स का। क्या नाम देंगे? इसको सर्विक्स का नाम देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास सर्विक्स जो है, ये वो वाला रीजन आ गया। और सर्विक्स ही वो रीजन है जो सेपरेट करेगा यूट्रस को कहाँ से? बर्थ कैनाल के साथ। सर्विक्स इज अ रीजन दैट सेपरेट्स द यूट्रस विद द बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल को यूट्रस से जो सेपरेट करेगा वो सर्विक्स वाला रीजन है। अब सर्विक्स वाला जो रीजन होता है ना, इट इज़ अ वेरी स्ट्रोंग, इट इज़ अ स्ट्रोंग स्मूथ मसल, स्ट्रोंग स्मूथ मसल स्फिंक्टर, स्ट्रोंग स्मूथ मसल स्फिंक्टर इन फीमेल बॉडी। फीमेल की बॉडी के अंदर अगर हम स्ट्रोंग मसल की बात करें, स्मूथ मसल की बात करें या स्फिंक्टर की बात करें, तो बेटा वो कौन सा रहने वाला है? वो रहने वाला है सर्विक्स। अगर हम यूट्रस और बर्थ कैनाल की बात करते हैं तो यूट्रस और बर्थ कैनाल बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। यूट्रस और बर्थ कैनाल के बीच में बेटा एक ख़ास एंगल है, उसकी वजह भी बताएंगे आपको। और इसका जो लिंक है बर्थ के साथ वो भी आपको थोड़ा सा रिलेट करके दूंगा। फर्ज कर लीजिए ये है यूट्रस, राइट। अब ये यूट्रस जो है ना बेटा, ये यूट्रस कभी भी ऐसे नहीं है सीधी, ये यूट्रस हल्की सी ऐसे है, राइट। यूट्रस थोड़ी सी इस तरह से एंगल के साथ है, यूट्रस विद सम एंगल, इस तरह से यूट्रस यानी कि मौजूद है। यूट्रस सीधी नहीं है, यूट्रस ऐसे मौजूद है थोड़ा सा यूट्रस का, ये यूट्रस ऐसे नहीं है, यूट्रस बेटा थोड़ी सी ऐसे है। अब उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न यह है कि अगर यूट्रस बिल्कुल फ्लैट रहेगी, नीचे को रहेगी, तो जो बेबी के मिसकैरेज होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। सो दैट्स वाई जो नेचर है उसने यूट्रस को क्या किया हुआ, किसी थोड़े से एंगल के साथ उसको मोड़ दिया है ताकि
अब जो पैल्विक रीजन है वहाँ से जो बेबी है जब उसने मदर की बॉडी के अंदर डेवलप होना है तो उसको सपोर्ट मिल सके। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन तो आना चाहिए कि व्हाट इज़ द लिंक ऑफ द रिप्रोडक्शन विद अगर हम बात कर लेते हैं बेटा बाकी ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स की बात करते हैं, उसका यहाँ पे ताल्लुक क्या रहता है। देखिए एवोल्यूशन के साथ इसको लिंक करके पढ़ाता हूँ थोड़ा सा। देखें एवोल्यूशन का एक फ़ायदा तो है हमें कि हम लोग टेट्रापोड से बाइपोडल लोकोमोशन पे आ गए हैं, यानी कि 2 टांगों पे चलना शुरू कर दिया। अब उसका बेनिफिट हमें क्या हुआ कि हम दूर तक देख सकते हैं पानी के अंदर, राइट, जंगल में दूर तक देख सकते हैं, पानी के अंदर हम चल सकते हैं, तो सांस जो हमारा फेस वाली साइड है, माउथ वाली साइड बाहर रहेगी तो हम सांस ले सकते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स है। लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन का नुकसान ये हुआ है कि जब हम टेट्रापोड से बाइपेडल लोकोमोशन में आए हैं, तो बाइपेडल लोकोमोशन में आने की वजह से क्या है कि जो देखिए ना टेट्रापोड्स जो होते हैं बेटा उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि गाय भैंस की बात कर लीजिए, उसमें क्या होता है कि उनके जो बच्चों के सारा वजन रहता है ना वो उनके पेट के क्योंकि उन्होंने ऐसे होना ना ऐसे, तो उनका बच्चों का सारा वजन उनके पेट यानी कि एब्डोमेन जो है वो सपोर्ट कर देगा। लेकिन ह्यूमन फीमेल के केस के अंदर क्या होता है, क्योंकि फीमेल हम लोग बाइपेडल हैं तो सारा जो वजन रहता है, वेट रहता है, वो नीचे की जानिब रहता है। सो अगर जो प्रेगनेंसी है बेटा वो 1 से या 2 बच्चे हो जाएं या 2 से ज़ायद हो जाएं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। सो एक बेनिफिट तो है, इसी वजह से मोस्टली जो प्रेगनेंसी या केसेस रहते हैं उनमें एक ही बच्चे की डेवलपमेंट होती है। लेकिन ह्यूमन फीमेल्स के अलावा जो बाकी अगर हम मैमल्स फीमेल्स की बात करते हैं तो उनमें जो बर्थ या ज़्यादा उनमें बच्चे जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके रीज़न क्या होते हैं, उसके रीज़न ये है कि एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन से एक फ़ायदा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ी है, और कीमत जो है वो सिंगल प्रेगनेंसी की केस में अदा करनी पड़ी है। और ये जो चीज़ है ये लिंक है यूट्रस के एंगल के साथ, किसके साथ, बर्थ कैनाल के एंगल के साथ। इज़ इट क्लियर? होप सो यहाँ तक आपको ये रीजन जो है वो समझ आ चुके हैं कि ओवरी की लोकेशन क्या है, कहाँ पर मौजूद है, यूट्राइन ट्यूब के बारे में, उसके बाद यूट्रस के बारे में, उसके बाद सर्विक्स जो कि एक स्फिंक्टर है उसके बारे में। इज़ इट क्लियर? अब फ्यूंडस क्या रोल होता है? देखिए फ्यूंडस का रोल ये होता है कि बेटा जो जब बेबी है ना, बेबी जब फ्यूंडस के ऊपर आप कह लें कि प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसके नतीजे में एक हार्मोन आएगा, उस हार्मोन का नेम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ना, दिस हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट for the birth and the labor pain. As a result, we can assume that the fundus play a significant role in case of the birth in the human female. Is it clear? अब हम बेटा बात करते हैं कि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो oogenesis का मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, और ओ साइड की जो प्रोडक्शन है वो कैसे होती है, और जोना पेलोसिडा क्या होता है, और ओ लीमा किसको कहते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि ओ साइड के बारे में। देखिए बेटा ये है हमारे पास ओ साइड, एक फर्ज कर लीजिए डेट इज अ ओ साइड। अब ओ साइड की जो मेम्ब्रेन होती है, ओ साइड की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को क्या नाम देंगे, वी कॉल्ड इट आउट द ओ लीमा। हम इसको क्या नाम देंगे, ओ लीमा का नाम देंगे। ये आ गई ओ लीमा। और इस ओ लीमा के अंदर वाली साइड पर आपको एक ग्लाइकोप्रोटीन की एक आप कह लें कि लिक्विड मीडियम जो है, फ्लूइड मीडियम देखने को मिलेगा। वो ग्लाइकोप्रोटीन का जो फ्लूइड मीडियम होगा उसको आप नाम देंगे जोना पेलोसिडा। जोना पिलोसीडा का हम बेटा उसको नाम देंगे, व्हाट वी कॉल्ड इट आउट, जोना पिलोसीडा का नाम दे देंगे। अब हम देखेंगे कि जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो मैकेनिज्म है बेटा oogenesis का, वो कैसे होता है और ये किस तरह से इंटरचेंज होता रहता है। हर वक्त में एक ही ओवरी एग सेल कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसको भी जरा अंडरस्टैंड करेंगे। देखें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ओवरी जो होती है ना वो एग सेल कैसे प्रोड्यूस करती हैं। एक मंथ में एक ओवरी प्रोड्यूस करेगी, अगले मंथ में दूसरी ओवरी प्रोड्यूस करेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर एक टाइम में जो राइट ओवरी है उसने बेटा अगर ये प्रोड्यूस कर दिया है तो अगले मंथ जो है वो लेफ्ट ओवरी एग सेल को प्रोड्यूस करेगी। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ये डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, इट विल डिपेंड्स ऑन द रिसेप्टर सेल। यानी कि ब्रेन से जब हार्मोन रिलीज होना है, उस हार्मोन के रिसेप्टर सेल जिस मंथ में जिस ओवरी पे ज़्यादा होंगे वो ओवरी एग सेल की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगी, और दूसरी ओवरी जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब ओवरी जो होती है मैंने कहा कि ये बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। इसका मतलब इनको टेम्परेचर का प्रॉब्लम भी नहीं है। जैसे मेल के केस के अंदर जो होता है उनको टेम्परेचर फेस करना पड़ता है, उसका प्रॉब्लम रहता है। तो इस केस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। तो बेटा oogenesis का जो मैकेनिज्म होता है ना, ये आपने याद रखना है कि ये तभी शुरू हो जाता है जब एक फीमेल की बर्थ भी नहीं हुई होती।
यानी कि एक फीमेल जब अपनी मदर की बॉडी के अंदर होती है, एक फीमेल जब अपनी मदर की बॉडी के अंदर होती है, उस वक्त ही बेटा जो यॉर्क सैक वाला रीजन है, बेटा कौन सा रीजन बोल रहे हैं हम, यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक वाले रीजन से जो पीजीसीज होते हैं, यॉर्क सैक वाला जो रीजन है, उस यॉर्क सैक वाले रीजन से जो पीजीसी प्राइमोडियल जर्म सेल जो होते हैं बेटा, वो प्राइमोडियल जर्म सेल वहाँ से माइग्रेट करते हैं, और ये माइग्रेट करने के बाद ओवरीज के अंदर पहुंच जाते हैं, और ओवरीज के अंदर पहुंचने के बाद बेटा ये oogonia जो है उसको बनाना शुरू कर देते हैं। दे विल क्या बनाना शुरू कर देते हैं बेटा, oogonia जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये जो ओगोनियम होता है, ये ओगोनियम जो होता है बेटा, ये डिप्लॉयड होता है। अब ये इसका जो नंबर होता है ना वो लिमिटेड रहता है। ऐसा नहीं होता है कि जो यॉर्क सेल से जो प्राइमोडियल जर्म सेल आए हैं वो कंटिन्यूसली आके जो है बेटा वो oogonia के नंबर इंक्रीज करते रहेंगे, बल्कि ये खास नंबर तक इंक्रीज करेगा। जैसे कि ये इसके नंबर कहाँ तक इंक्रीज करेगा, 350 सेल तक। यानी कि ये जो oogonia के जो नंबर होंगे वो कहाँ तक इंक्रीज करेगा, तकरीबन 1 सेल से 350 सेल जो हैं वो बन जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो है वो मजीद सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी। अब ये जो oogonia होगा बेटा, ये oogonia इट विल बी गोइंग टू बी चेंज इनटू प्राइमरी oocyte। यानी कि ये आपको बता रहे हैं कि जो यॉर्क सैक है, प्राइमोडियल जर्म सेल विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू द oogonia, और oogonia जो है वो डिवाइड होगा माइटोसिस के जरिए से, और उसके डिवाइड होने से बेटा क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। अब ये जो प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हो रही है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन कौन सी है, डिवीजन है माइटोसिस। एक कितने सेल बन पाएंगे oocytes के, आपने कहना है 350 सेल। कितने बनेंगे, 350 सेल बन पाएंगे। उसके बाद प्राइमरी oocyte जो होता है ना बेटा, इट इज गोइंग टू बी इंटर्ड इनटू द मियोसिस 1। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। ये किस में इंटर हो जाएगा, ये बेटा इंटर हो जाएगा मियोसिस 1 के अंदर इंटर हो जाएगा। लेकिन ये मियोसिस 1 के अंदर बच्चे की, फीमेल की बर्थ से पहले जब बच्चा मदर की बॉडी के अंदर है, तभी जो है ये किस में इंटर हो गया, ये बेटा मियोसिस 1 में इंटर होगा। मियोसिस 1 का जो डिप्लोटिन स्टेज होता है, मियोसिस 1 का जो डिप्लोटिन स्टेज है बेटा, ये उस डिप्लोटिन स्टेज के अंदर अरेस्ट हो जाएगा। डिप्लोटिन स्टेज के अंदर क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। ये सेल प्राइमरी oocyte उस डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट रहेगा तकरीबन 12 साल तक, तकरीबन 10 से 12 साल तक ये जो होगा इट विल बी अरेस्टेड इन द डिप्लोटिन स्टेज। ये डिप्लोटिन स्टेज में इतने लंबे अरसे के लिए क्या रहेगा, अरेस्ट रहने वाला है। और फिर जब जो फीमेल है वो सेकेंडरी सेक्सुअल मैच्योरिटी हासिल करती है, उसके बाद ये डिप्लोटिन स्टेज से जो प्राइमरी oocyte है बेटा वो दोबारा से क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। और तब तक ये जो oocyte होगा इसको हम नाम देंगे डिक्टियोसाइट्स। क्या नाम देंगे, डिक्टियोसाइट्स। डिक्टोसाइट्स का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, डिक्टोसाइट का नाम देंगे। व्हाट इज डिक्टोसाइट, आपने कहना है कि डिक्टोसाइट हम उसको तब तक कहेंगे जब तक ये जो oocyte है इसमें मियोसिस 1 होती है, और मियोसिस 1 के बाद ये डिप्लोटिन स्टेज में रहेगा, हम उसको डिक्टोसाइट का नाम दे देंगे। और उसके बाद प्राइमरी oocyte जो है बेटा, प्राइमरी oocyte के नतीजे में 2 सेल्स बनेंगे जब इसमें मियोसिस 1 होगी। एक तो बनेगा हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी, एक तो क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। अब जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी बेटा ये होती है नॉन फंक्शनल सेल। फर्स्ट पोलर बॉडी इज अ नॉन फंक्शनल सेल। और सेकंड में क्या बनेगा आपके पास बेटा, डेवलपमेंट हो जाएगी सेकेंडरी oocyte। किस चीज़ की, सेकेंडरी oocyte की डेवलपमेंट हो जाएगी। और दूसरी तरफ क्या बोला मैंने, फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। अब फर्स्ट पोलर बॉडी नॉन फंक्शनल है बेटा, इसको तोड़ दिया जाएगा, इसको खा लिया जाएगा और ख़त्म कर दिया जाएगा। और सेकेंडरी oocyte है जो है, सेकेंडरी oocyte इज अगेन गोइंग टू बी इंटर इनटू द मियोसिस 2। ये किस में इंटर हो जाएगी, ये इंटर हो जाएगा मियोसिस 2 के अंदर। जब ये मियोसिस 2 में इंटर होगा उसके नतीजे में बेटा ये डिवाइड होगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte से क्या चीज़ बन जाएगी, सेकेंडरी oocyte से बनेगा एक oocyte, एक क्या चीज़ बनेगी, oocyte बनेगा। और उसके बाद बेटा सेकंड चीज़ क्या बन जाएगी, सेकंड चीज़ यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, मियोसिस 1 कहाँ हो रही है, मियोसिस 2 कहाँ हो रही है। ये एमसीक्यूज में बेटा पूछा जा सकता है कि मियोसिस 1 किस में होती है, प्राइमरी oocyte में, और मियोसिस 2 किस में होती है, सेकेंडरी oocyte के अंदर। अब यहाँ पर एक और एमसीक्यूज आपको याद रखना पड़ेगा, वो ये है कि बेटा जब ओव्यूलेशन होती है, जब कौन सा मैकेनिज्म होता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होती है, ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि जब आपके पास ओवरी वाले रीजन से जो एग है बेटा वो ट्रांसफर हो जाए यूट्राइन ट्यूब की जानिब, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, हम उसको नाम देंगे ओव्यूलेशन। व्हाट वी कॉल्ड इट आउट द ओव्यूलेशन। हम उसको ओव्यूलेशन का नाम देंगे। अब ये जो ओव्यूलेशन होती है ना बेटा,
ओव्यूलेशन के दौरान क्या चीज़ रिलीज होती है, क्या एग सेल जो है वो यहाँ से रिलीज होकर बेटा यहाँ पे जा रहा होता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बेटा पहले तो एक चीज़ ये याद रखें कि ये कहाँ पर अरेस्ट हो गया, ये मियोसिस 1 के डिप्लोटिन स्टेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी oocyte जब मियोसिस 2 में एंटर होता है ना, तो बेटा ये oocyte में चेंज नहीं होता, यानी कि ओवरी के अंदर कभी भी oocyte की फॉर्मेशन नहीं होती। ओवरी के अंदर हमेशा सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस 2 में एंटर होने के बाद मेटाफेज 2 के अंदर अरेस्ट हो जाता है। तो दूसरी बार ये किस में अरेस्ट होगा, मेटाफेज 2 के अंदर। जब ये मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ से ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन के नतीजे में सेकेंडरी oocyte जो होगा बेटा, ये सेकेंडरी oocyte मूव करेगा कहाँ से, ओवरी से मूव करने के बाद कहाँ पे चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के किस हिस्से में जाएगा, ये चला जाएगा प्रॉक्सिमल एंड में। कहाँ पर जाएगा, प्रॉक्सिमल एंड में, यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड में आ जाएगा। क्लियर होगी बात। और जब ये उस सेकेंडरी oocyte जो है ये बेटा इस प्रॉक्सिमल एंड से डिस्टल एंड की तरफ यानी कि इस तरफ मूव करता है, तो उस वक्त मूविंग के दौरान क्या होता है कि ये मेटाफेज 2 से बाहर निकलता है, आज़ाद होता है, और आज़ाद होने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी चेंज इनटू oocyte। तो ये चीज़ आपने डीपली तौर पर देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से रिलीज हो रही है। ओवरी से कभी भी एग सेल नहीं बनता निकलता, ओवरी से एग सेल नहीं निकलेगा, सेकेंडरी oocyte निकलेगा। और वो जो सेकेंडरी oocyte, और ये चीज़ आपने याद रखना है कि बेटा इसको जो पोलर बॉडी होती है, पोलर बॉडी को पोलोसाइट भी कहते हैं। पोलर बॉडी इज नोन एज अ पोलोसाइट, इट इज़ अ नॉन फंक्शनल सेल, ये नॉन फंक्शनल सेल होता है। अब यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन भी हो सकता है। अब वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि देखें कि ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी रीज़न है कि देखें अगर हम इस ओजेनेसिस के मैकेनिज्म को देखें तो ओजेनेसिस के मैकेनिज्म के अंदर सिर्फ एक एग सेल जो है उसकी फार्मेशन हो रही है, एक से ज़्यादा एग सेल की फार्मेशन नहीं हो रही। तो क्यों ओजेनेसिस के नतीजे में सिर्फ एक एग सेल बनता है और फीमेल की बॉडी के अंदर एक एग सेल बनती है, एक ही एग सेल बनता है एक टाइम में, और मेल के केस के अंदर आपको पता है कि एक एजैकुलेशन के दौरान बहुत सारे जो स्पर्म सेल्स हैं वो रिलीज होते हैं। तो रीज़न नंबर 1 देखिए, फीमेल की बॉडी में पता क्या होता है, एक एग सेल इसलिए बनता है क्योंकि पहली बात अगर एक से ज़्यादा एग सेल, अब नेचर ने पोलोसाइट को क्यों बनाया, नेचर ने पोलोसाइट को इसलिए बनाया ताकि जो बाकी जो एडिशनल सेल्स हैं वो ना बन पाएँ। अगर देखें ना फीमेल की बॉडी के अंदर पहली बात तो स्पेस ही कम होती है, अगर एक से ज़्यादा एग सेल की प्रोडक्शन हो जाती तो क्या फीमेल की जो बॉडी है वो इतने बच्चों को डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट कर पाती, नहीं कर पाती। इसलिए जो नेचर है वो एडवांस है, तो नेचर ने सोचा, नेचर ने सिलेक्शन की, जिसको ना नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि एक जो एग सेल है उसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो गई। अब फीमेल जो होती है ना वो अपनी पूरी लाइफ के दौरान, पूरी लाइफ में बेटा अगर हम बात करते हैं तो वो कितने एग सेल प्रोड्यूस करती है, तो आपने कहना है कि वो 450 से लेके 500 के बीच में एग सेल जो है वो प्रोड्यूस करती है अपनी पूरी लाइफ के दौरान। यानी कि अगर आप ये देखें कि एक जो फीमेल है उस फीमेल में उसकी मोनार्क से लेके, उस फीमेल में मोनार्क से लेके बेटा मेनोपाज तक, मोनार्क से लेके मेनोपाज तक, अब ये दोनों जो स्टेज है मोनार्क से लेकर मेनोपाज तक क्या होगा, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एक फीमेल जो है वो सिर्फ 450 से लेकर 500 तक एग सेल प्रोड्यूस करती है। मोनार्क वो स्टेज कहते हैं जब वो एग सेल प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग सेल, उसको आप नाम देंगे मोनार्क। और जब बेटा ये स्टॉप हो जाएगा उसको आप नाम देंगे मेन्यूपास। और मेन्यूपास के बाद आपको पता होना चाहिए एक डिजीज़ जो है वो फीमेल में कॉमन रहती है, दैट्स नेम इज़ ओस्टियोपोरोसिस। क्या होती है, ओस्टियोपोरोसिस। तो ये भी आपने याद रखना है कि स्टॉप ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल। अब यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि फीमेल जो होती है वो एक ख़ास लिमिट तक, यानी कि जो एग सेल है वो प्रोड्यूस कर सकती है, उसके इर्द गिर्द जो है वो एग सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब उसकी वजह क्या होती है, देखें एक जो फीमेल है ना उसमें पता क्या होता है, अब पहली बात जैसे जैसे आपको पता है कि एजिंग का फिनोमिना होता है, एजिंग की प्रक्रिया। अब एजिंग की फिनोमिना की वजह से क्या होता है कि नेगेटिव जो चेंजेस हैं वो बॉडी के बाकी पार्ट्स और ऑर्गन्स के ऊपर रहती हैं। नेगेटिव चेंजेस कहाँ पर आती हैं, बॉडी के जितने भी पार्ट्स रहते हैं उन बॉडी के तमाम पार्ट्स के ऊपर क्या रहती हैं, नेगेटिव चेंजेस रहती हैं, जिसकी वजह से जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं ना दे आर अनएबल टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी विद द इंक्रीज ऑफ द एज। अनएबल टू सपोर्ट प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के वो काबिल नहीं रहते उम्र के इंक्रीज़ होने के साथ। इसी वजह से जो एग सेल की प्रोडक्शन होती है वो एक ख़ास उम्र के बाद क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। लेकिन फीमेल के केस में जो स्पर्म सेल्स हैं वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, वो थ्रू आउट द लाइफ बनते रहते हैं। इज़ इट क्लियर। तो
इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब बेटा एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, वो ये है कि वाई द फीमेल्स ऑलवेज बिलीव्स ऑन द कमिटमेंट एंड द बॉयज़ डजेंट, एंड द मेल जो होते हैं वो इस चीज़ से हमेशा भागते रहते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि एक जो फीमेल है, उस फीमेल ने जो बेटा डिवेलपमेंट का प्रोसीजर है, देखिए रिप्रोडक्शन के अंदर एक मैकेनिज्म रहता है डेवलपमेंट का, तो एक जो पूरे बेबी को डेवलप करना है, या फिर जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना है, अब फर्टिलाइजेशन के फिनोमिना से लेके डेवलपमेंट तक जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके जिम्मे रहती है? वो फीमेल के ऊपर रहती है, यानी कि मदर्स के ऊपर रहती है। ज़्यादा बर्डन जो है वो किसके ऊपर रहने वाला है? मदर्स के ऊपर रहने वाला है। सो दैट्स वाई द फीमेल्स ऑलवेज बिलीव्स ऑन द कमिटमेंट, वो हमेशा उनकी कोशिश रहेगी कि वो कमिटमेंट की करें, लेकिन बॉयज़ जो रहते हैं वो इससे दूर भागते हैं। बिकॉज इसकी रीज़न क्या है कि जो कंट्रीब्यूशन रहता है फीमेल का वो इस मैकेनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, मेल का बहुत कम रहता है, क्योंकि उन्होंने एक स्पर्म सेल ही प्रोवाइड करना होता है। सो दैट्स वाई जो ये मैकेनिज्म है बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए oogenesis हो गया, इससे रेलिवेंट बातें भी होगी। अब उसके बाद जो एग सेल है वो मैंने कहा कहाँ पे रिलीज हो गया, यानी कि सेकेंडरी oocyte यहाँ पर आ गया, लेकिन लैंग्वेज की कन्वेनियंस के लिए हम इसको oocyte या एग सेल पुकार देते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा ये यहाँ पे आ गया। अब ये वाला जो रीजन है जिसको हमने नाम दिया डिस्टल एंड, इस डिस्टल एंड में क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म सेल आएगा, स्पर्म सेल आएगा, ये इस डिस्टल एंड में क्या कर देगा? फर्टिलाइजेशन कर देगा। जब ये डिस्टल एंड में बेटा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, यानी कि अगर आपसे कुछ में पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन जो है वो किस रीजन में होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्या फीमेल के केस में जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होगी? डिस्टल एंड के अंदर हो जाती है। अब बेटा नेक्स्ट वन इज, अब हम देखते हैं कि इसका हार्मोनल रोल, इसका कौन सा देखते हैं? इसका बेटा हार्मोनल रोल जो है, हार्मोनल रोल, उसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या होगा कि जो आपके पास हाइपोथैलेमस है, ये देखिए यहाँ पे बना लेते हैं बच्चे, ये है जी हाइपोथैलेमस, राइट। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, और ये फैक्टर यहाँ से हाइपोथैलेमस से बाद एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, या फिर एक्ट करेगा अडीनो हाइपोफाइसिस के ऊपर एक्ट करेगा, जो कि इसका दूसरा नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। और ये जो गोनाडोट्रोपिन GN रिलीजिंग फैक्टर जो आएगा हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, इट विल कम विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क ऑफ ब्लड की मदद से आएगा, जिसको आप एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज नोन एज अ हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। इज इट क्लियर? हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, उसकी मदद से ये सिग्नल यहाँ से हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, यहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बेसिकली दो हार्मोन्स होते हैं। अब वो कौन से दो हार्मोन है? पहला उनमें से हार्मोन होगा डेट इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नेम होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट। और दूसरा होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा रहेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बेटा ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा ना, इट विल बी एक्ट ऑन द फॉलिकल्स। ये किसके ऊपर एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा फॉलिकल्स के ऊपर, फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करेगा, ताकि बेटा फॉलिकल से किस चीज़ का निर्माण हो सके? फॉलिकल से oogenesis का जो मैकेनिज्म है उसको स्टार्टअप करवाया जा सके। और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है बेटा, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा? ये आपने याद रखना है कि ये एक स्पेशल मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। थीका सेल्स पे एक्ट करेगा, लेकिन ये ओव्यूलेशन परफॉर्म करेगा। थीका सेल्स बेटा एमडी कैट के लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी एमडी कैट की कोई डिस्कशन चल रही है तो हम सिंपल रख रहे हैं। तो बेटा ओव्यूलेशन करवाएगा। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि जब एग सेल जो है वो रिलीज हो जाता है, यानी कि एग सेल कह लीजिए, सेकेंडरी oocyte कह लीजिए, जब वो ओवरी से यूट्राइन ट्यूब की तरफ चला जाएगा तो हम उसको क्या नाम देंगे? ओव्यूलेशन का नाम दे देंगे। और ये जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है ये कौन करवाएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है बेटा ये इसके अंदर इन्वॉल्व होता है और ये वो करवाएगा। तो यहाँ पर बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उससे रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो क्लेरिफाई हो गई हैं। लेकिन अभी एक छोटा सा टॉपिक रहता है, डैट इज़ अ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो हम इसको भी जल्दी से ज़रा कवर कर लेते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाले पोर्शन को भी, ताकि किसी भी किस्म का आप कह लें कि कोई रिमेनिंग जो चीज़ है वो रहनी नहीं चाहिए जहाँ से कोई MCQs वगैरह फ्रेम किया जा सके। देखिए बेटा
एक्सटर्नल जेनेटेलिया की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 जो चीज़ आपको बेटा यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि फीमेल के केस में सबसे पहले आपको एक रीजन देखने को मिलेंगे। नंबर 1 इज़ द क्लाइटोरिस देखने को मिलेगा, ठीक है। और इट इज़ अ हाईली सेंसिटिव रीजन। अगर पूछा जाए कि विच वन इज़ द हाईली सेंसिटिव रीजन इन द एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सो इट इज़ नोन एज अ clitoris. It is a highly sensitive area. And second चीज़ बेटा आपने ये याद रखनी है कि there is a separate opening रहेंगी यहाँ पर, यानी कि लास्ट टाइम सेपरेट ओपनिंग का मतलब क्या है। जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ाया था तो बेटा मैंने आप वहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया था यूरिनोजेनिटल ओपनिंग या डक्ट कह लीजिए, उसका मैंने बात इस्तेमाल की गई थी। लेकिन यहाँ पे बेटा फीमेल के केस में अगर हम ये कहें कि क्या ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आपने कहना है कि फ़ीमेल के केस के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते? उसकी रीज़न ये रहती है कि जो यूराइन वाली ओपनिंग है इट विल बी अ यूराइन सेपरेट ओपनिंग एंड देयर इज़ अ सेपरेट बर्थ कैनाल। सो दोनों ओपनिंग्स, और जेनिटल ओपनिंग इज़ अ सेपरेट एंड द यूराइन ओपनिंग इज़ अ सेपरेट, एंड सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट वी कैन नॉट यूज़ द टर्मिनोलॉजी ऑफ द यूराइनोजेनिटल ओपनिंग इन केस ऑफ द फीमेल। सो ये जो चीज़ है बेटा ये आपको कवर करनी है। कौन सी चीज़ दोबारा से सुन लीजिए। नंबर 1 हाईली सेंसिटिव रीजन, इसके ऊपर एक बार MCQs बना हुआ था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ देयर इज अ सेपरेट ओपनिंग, यूराइन ओपनिंग सेपरेट है, जेनिटल ओपनिंग रिप्रोडक्टिव ओपनिंग सेपरेट है, और यूरिथ्रल ओपनिंग जो होती है बेटा वो क्या रहेगी, वो सेपरेट रहने वाली है। सो इस तरह से यहाँ तक द होल डिस्कशन अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज इनफ फॉर द MD ग्रेड स्टूडेंट्स एंड द क्लास 12 स्टूडेंट्स। एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क राइट कमेंट सेक्शन राइट नाउ। अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, कोई 10 से 20 या 30 सेकंड का, पानी वगैरह पी लीजिए, उसके बाद हम इसको हायर क्लासेस के लिए कंटिन्यू करेंगे। राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको हायर क्लासेस के लिए। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इसमें कवर क्या करना है। देखिए सबसे पहले हम कवर ये करेंगे कि ओवरी जो है उसकी डेवलपमेंट कब होती है, ठीक है, डेवलपमेंट के प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है उसको डेवलप होने में। नंबर 2 फिर हम देखेंगे उसकी हिस्टोलॉजी। नंबर 3 उसमें हम देखेंगे कि फोलिकुलोजेनेसिस जो है वो किस तरह से होती है। और 4th पॉइंट में हम ये देखेंगे कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट हम ऑब्जर्व करेंगे। और हम 5वें पॉइंट पे ये देखेंगे कि फॉर द कंसीविंग ऑफ द प्रेगनेंसी विच इज़ अ इम्पोर्टेंट वन, कौन सी चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है। एंड देन आफ्टर एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल डिस्कस about why the female always trust or believe on commitment and males not। अगर हम एक बात करते हैं तो फीमेल जो हैं they always believe on commitment but males does not, वो इस चीज़ से हमेशा भागते रहते हैं। तो इसकी वजह क्या रहती है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ओवरी को देख लेते हैं। देखिए ओवरी की अगर बात करें ना तो ओवरी जो है इट इज़ हैंग्स इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर हैंग है, बॉडी के अंदर मौजूद है, लेकिन इसको रहने के लिए वहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है। अब सपोर्ट इसको कौन कौन से लिगामेंट्स प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ओवरी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले तो ओवेरियन लिगामेंट। नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा ब्रॉड लिगामेंट, ये एक दूसरा लिगामेंट आ गया। और नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो हम उसको नाम देंगे मीजोवेरियम लिगामेंट। तो देयर इज अ 3 लिगामेंट, 3 लिगामेंट्स मौजूद होते हैं, ब्रॉड लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट एंड मीजोवेरियम लिगामेंट दैट सपोर्ट द ओवरी। अब अगर ओवेरियन लिगामेंट की बात करते हैं ना, ओवेरियन लिगामेंट्स कनेक्ट्स द ओवरी विद द यूट्रस। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब को सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है या ओवरी को सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके बीच में यहाँ पर जो लिगामेंट आपको देखने को मिलेगा, राइट, यहाँ पे जो लिगामेंट आपको देखने को मिलेगा, इस लिगामेंट को आप क्या नाम दे देंगे, यू कॉल्ड इट आउट, आप इसको नाम देंगे मीजोवेरियम लिगामेंट। क्या नाम दे देंगे, मीजोवेरियम लिगामेंट का नाम दे देंगे। और उसके बाद ये भाई साहब, ये बड़े वाला जो हिस्सा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला रीजन, एंड दिस लिगामेंट इज नोन एज इसको आप क्या नाम दे देंगे, इसको आप ब्रॉड लिगामेंट का नाम दे देंगे। सो यहाँ पर आपको बेसिकली 3 लिगामेंट्स देखने को मिल गए।
ओवरी की बात करें तो ओवरी का जो साइज होता है डैट इज वो आपके पास होता है 2 से 4 सेंटीमीटर। ओवरी का साइज कितना होगा? 2 से 4 सेंटीमीटर। और वहीं पे अगर बर्थ कैनाल की साइज की बात करते हैं तो इसका जो साइज होता है डैट इज इक्वल टू द 10 सेंटीमीटर। कितना रहेगा? 10 सेंटीमीटर रहने वाला है। डैट इज द साइज ऑफ द बर्थ कैनाल, राइट। अब हम बच्चे बात कर लेते हैं जो ओवरी है ना, ओवरी के स्ट्रक्चर को जरा देखिए। तो ओवरी जो है ना, ओवरी में आपको सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगी जर्मिनल एपिथेलियम, यानी कि बाहर वाली साइड पर अगर आप देखें तो बाहर वाली साइड पर आपको जो सबसे पहले एपिथेलियम देखने को मिलेगा उसको नाम क्या देते हैं? उसको नाम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। लेकिन याद रखिए कि इसको जर्मिनल एपिथेलियम नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए सरफेस एपिथेलियम। इसको सरफेस एपिथेलियम ही क्यों कहना चाहिए, या इसके पीछे लॉजिक क्या है कि मैंने इसको जर्मिनल एपिथेलियम की जगह पर क्या नाम दिया है? सरफेस एपिथेलियम। तो इसकी रीज़न ये होती है कि देखिए जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब कि वो जगह जहां से किसी जर्मिनल सेल ने अराइज होना है। लेकिन ओवरी के केस के अंदर जो जर्मिनल सेल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा, आप कह लें एक्स्ट्रा गुनेडल होते हैं। दे आर द एक्स्ट्रा गुनेडल, मीन्स वो कहां से डेवलप होते हैं? दे डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो यॉक सैक। वो कहां से डेवलप होते हैं? वो यॉक सैक से डेवलप होते हैं। अब ओवरी की जो फॉर्मेशन है वो कब हो जाएगी? ओवरी की फॉर्मेशन होनी है 11 to 12 वीक्स आफ्टर दी 11 to 12 वीक आफ्टर दी रिटेनिंग द प्रेगनेंसी, यानी कि डेवलपमेंट के 11वें से 12वें हफ्ते में किसकी डेवलपमेंट हो जाएगी? ओवरी की डेवलपमेंट हो जाएगी। और जब ओवरी की डेवलपमेंट हो जाएगी उसी वक्त जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, जो पीजीसीज होते हैं, वो यॉक सैक से माइग्रेट करेंगे। और यॉक सैक से माइग्रेट करने के बाद वो कहाँ पर आ जाएंगे? दे विल कम इन टू द, वो कहाँ पे आ जाएंगे? वो ओवरी के अंदर आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि आप इसको जर्मिनल एपिथेलियम का नाम दीजिए, आप इसको सरफेस एपिथेलियम का नाम दीजिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इसको मिसकॉन्सेप्टली स्टार्टिंग पे ये कहा गया कि ये एक जर्मिनल एपिथेलियम है। शायद यहाँ से मजीद जो फॉलिकल्स होते हैं या फिर जो गुनेडल सेल्स हैं उनका राइज जो है वो यहाँ से होता है, इसी वजह से इसको स्टार्टिंग पे ये नाम दिया गया। बट अभी हम इसको किस नाम से जानते हैं? सरफेस एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके दो रीजन आपको देखने को मिलेंगे, ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला। ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला, दो रीजन देखने को मिलेंगे। पहली बात, ये बाहर वाली साइड पर जो रीजन होगा इसको क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज अ ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स का नाम दे देंगे। और ये अंदर वाली साइड पर ये वाला जो रीजन होगा दिस वन इज नोन एज अ ओवेरियन मेडुला का नाम दे देंगे। दिस वन इज नोन एज ओवेरियन मेडुला का नाम दे देंगे। और एक सर्जरी परफॉर्म की जाती है, दिस सर्जरी इज नोन एज अ हाइस्टेरेक्टोमी, हाइस्टेरेक्टोमी। अब इस सर्जरी में क्या होता है? ये तो पॉइंट वैसे ही एंड हो गया। इस सर्जरी में क्या होता है कि आफ्टर द मेनोपॉज द रिमूवल ऑफ द ओवरी फ्रॉम द फीमेल बॉडी, आफ्टर द मेनोपॉज द रिमूवल ऑफ द ओवरी फ्रॉम द फीमेल बॉडी इज नोन एज अ, इसको हम क्या नाम दे देंगे? इसको हम नाम दे देंगे हाइस्टेरेक्टोमी का नाम दे देंगे, राइट। अब देखिए ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला, अंदर वाली साइड पर जो इनर रीजन होगा। अब ओवेरियन कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफरेंस क्या होता है? देखिए अगर हम ओवेरियन कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो ओवेरियन कॉर्टेक्स यानी कि जो साइडों वाला रीजन होता है ना, उस रीजन में बेटा एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपके माइंड में होनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फॉलिकल्स। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फॉलिकल्स। फॉलिकल्स यानी कि स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा, फॉलिकल कहते हैं किसको है? ग्रुप ऑफ सेल्स इनक्लोजिंग अ कैविटी, ग्रुप ऑफ सेल्स इनक्लोजिंग अ कैविटी इज नोन एज अ फॉलिकल। यानी कि ये सेल्स का एक गठबंधन कह लीजिए कि ये देखें सेल्स है, यहाँ पर सेल्स का एक ग्रुप है और उस सेल्स के ग्रुप में बीच का आपको ये खाली जगह नजर आ रही है, इस खाली जगह को क्या नाम देंगे? एंट्रम का नाम देंगे। व्हाट वी कॉल्ड इट आउट? इट कॉल्ड इट आउट एंट्रम। एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज अ, इसको पूरे का क्या नाम देंगे? इसको आप नाम दे देंगे फॉलिकल का। अब ये जो फॉलिकल होता है ना बेटा, इस फॉलिकल में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि फीमेल में जो ओवरी होती है ना, कि बिफोर दी आफ्टर दी बर्थ के बाद यहाँ पर कितने फॉलिकल्स मौजूद होते हैं? तो आपने ये याद रखना है, इसका नंबर 60,000 से लेके 80,000 तक तो है फॉलिकल्स जो हैं वो ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं। बाकी जो होते हैं वो बिफोर द बर्थ से पहले ही उनको क्या कर दिया जाएगा? एक मैकेनिज्म होता है फॉलिकुलर आर्टरीसिया, ठीक है। तो फॉलिकुलर आर्टरीसिया के जरिए से उसको क्या कर दिया जाएगा? ब्रेक कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ओवरी की जो हिस्टोलॉजी है उसमें सबसे पहले हमने देखा सरफेस एपिथेलियम, जिसका पुराना नेम क्या था? जिसका पुराना नेम था जर्मिनल एपिथेलियम। फिर दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि इसके अंदर वाली साइड पर हमें ये सरफेस एपिथेलियम कहाँ पर मौजूद होगा? ये मौजूद होगा अंदर वाली साइड पर ऑफ द कार्पस एल्ब्यूजिनिया, कार्पस एल्ब्यूजिनिया। यानी कि ओवरी के ना इर्द गिर्द, ओवरी के इर्द गिर्द अगर आप ओवरी को देखते हैं
ओरिजिनल इसका जो पिक है, फोटो जो है, ये बॉडी के अंदर देखते हैं तो ओवरी के ना इर्द गिर्द इस तरह से एक आप कह लीजिए कि कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर रहती है, कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है और वो वाइट कलर के अंदर होती है, और उसको हम क्या नाम देंगे, उसको आप नाम दे देंगे व्हाट वी कॉल्ड इट आउट। अभी मैंने बोला, मैंने कहा कार्पस एल्बुजिनिया, कार्पस एल्ब्यूजिनिया। तो कार्पस एल्बुजिनिया जो होगा उसके अंदर वाली साइड पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सरफेस एपिथेलियम, सरफेस एपिथेलियम के अंदर वाली साइड पर कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टिकल रीजन के अंदर वाली साइड पर मेडुलरी रीजन, कॉर्टिकल रीजन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको ढेर सारे फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे, जहां पर क्या होगा, जहां पर एक मैकेनिज्म स्पेशल हो रहा होगा जिसको आप नाम देंगे फोलिक्यूलोजेनेसिस, फोलिक्यूलोजेनेसिस का नाम दे देंगे, राइट, फोलिक्यूलोजेनेसिस का नाम दे देंगे। अच्छा जी, अब अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए ना कंप्लीटली, तो इसके नोट्स गेन करने के लिए एक सिंपल हल है कि आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर मुकम्मल गाइडलाइंस मौजूद है, ठीक है जी। अब देखें व्हाट इज फोलिक्यूलोजेनेसिस, इसमें होता क्या है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कहाँ से निकला है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब यहाँ पर एक हार्मोन होगा जिसको आप नाम देंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, फोलिक्यूलोजेनेसिस स्टार्ट कर देगा। व्हाट इज अ फोलिक्यूलोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिकल। अब फॉलिकल कितनी तरह की बनती हैं, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल का नाम देंगे। प्राइमोडियल फॉलिकल के बाद दूसरे नंबर पे जो बनेगी उसको नाम देंगे प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। तीसरी जो बनेगी उसको क्या नाम देंगे, उसको आप नाम देंगे सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। देन वी कॉल्ड इट आउट द टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन। अच्छा, ग्राफियन लिखते वक्त आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि मैंने ग्राफियन में डबल ए और एक सिंगल एफ इस्तेमाल किया है, तो ये साइंटिस्ट के नेम से है, इसको आप लिखते वक्त कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ये माइनर सी मिस्टेक जो है ये काफ़ी गंभीर साबित हो सकती है। उसके बाद बनेगा कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, एंड नेक्स्ट आ जाएगा कार्पस एल्बुजिनिया। यहां पर येलो बॉडी बनेगी और येलो बॉडी बनने के बाद यहां पर बन जाएगी व्हाइट बॉडी। यहां पर क्या बन जाएगी, व्हाइट बॉडी जो है उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। चले जी, अब हम जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जितने भी यहाँ पर फॉलिकल्स मैंने लिखी है जो फोलिक्यूलोजेनेसिस में होगी, यानी कि ओवरी के इस हिस्से में होने वाला है, उसमें इन सब में फ़र्क क्या रहता है। देखिए, जैसे ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो स्टार्ट होता है, तो उसका स्टार्ट होते ही, जैसे मंथ स्टार्ट होता है तो मंथ के स्टार्ट होते ही क्या होगा, तकरीबन 16 से 20, कितने 16 से 20 जो फॉलिकल्स होते हैं वो साइज़ में इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं इन ईच ओवरी, इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी के अंदर, ठीक है। डेवलप कहाँ से होंगे, प्राइमोडियल फॉलिकल से डेवलप हो जाएंगे, जिसको हमने कहा कि एक्स्ट्रा गुनिडल इन ओरिजिन रहता है। नेक्स्ट प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल कौन से होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल में फॉलिकल जो सेल होता है, फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में जो सेंटर वाला सेल होता है, उस सेंटर जिसको हमने नाम क्या दिया, जिसको हमने ऊगोनिया का नाम दिया है, राइट, ऊगोनिया का नाम दिया। उस ऊगोनिया के इर्द गिर्द जो सेल्स होते हैं, हमने आपको बोला ना कि फॉलिकल क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स इनक्लोजिंग अ कैविटी, जिसके बीच में कैविटी रहती है। तो वहां पे जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ना, उसके इर्द गिर्द आपने याद रखने के कौन से सेल्स होंगे, फ्लैटेंड एपिथेलियम। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि प्राइमरी फॉलिकल के केस में जो कवर करने वाले सेल्स होंगे वो कौन से रहेंगे, दैट विल बी द फ्लैटेंड एपिथेलियम, फ्लैटेंड एपिथेलियम जो सेल्स हैं वो यहां पर रहने वाले हैं। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी फॉलिकल्स की बात कर लेते हैं, तो सेकेंडरी फॉलिकल्स के इर्द गिर्द जो सेल्स रहने वाले हैं उसको हम नाम देंगे ग्रैनुलोसा सेल्स। दीज आर द ग्रैन्युलोसा सेल्स। ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं वो मौजूद रहने वाले हैं, यानी कि सपोज दैट इस तरह से ये आपके पास सेंटर में आ गया, ठीक है, सेकेंडरी oocyte आ गया, और ये सेकेंडरी oocyte के इर्द गिर्द ये जो सेल्स होंगे, इन सेल्स को क्या नाम देंगे, ग्रैनुलोसा सेल्स का नाम देंगे। व्हाट वी कॉल्ड इट आउट, ग्रैनुलोसा सेल्स का नाम दे देंगे। तो ये आगे ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैन्युलोसा सेल्स आ गए। और इसके बाद अगर हम टर्शियरी फॉलिकल्स की बात करते हैं, तो जो टर्शियरी फॉलिकल्स होगा, टर्शियरी फॉलिकल्स में आपने याद रखना है कि यहाँ पर दो चीज़ें मौजूद होंगी। एक तो लेयर होगी थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली साइड पर लेयर होगी, उसको आप नाम देंगे थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। अब इसमें क्या होता है, ये हमारे पास आ गया जी फॉलिकल, ठीक है। इसके बाहर वाली साइड पर ये एक लेयर है, ये वाली जो लेयर रहेगी, इस लेयर को आप क्या नाम देंगे, आप इसको नाम देंगे थीका इंटरना का। और इसके बाहर आपको एक और लेयर देखने को मिलेगी, वो जो लेयर होगी ना उसको आप नाम देंगे थीका एक्सटर्ना का। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है, और दोनों में यहाँ से एक पीपीएससी का एमसीक्यूज बन सकता है। देखिए,
थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। यहाँ से एमसीक्यूज क्या बनेगा, एमसीक्यूज ये बनेगा कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो निकल रहा है, देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो निकल रहा है उसने जाके जो किस जगह पर एक्ट करना है, क्या वो जाके एक्ट करेगा थीका एक्सटर्ना के ऊपर या थीका इंटरना के ऊपर। देखें दोनों में फ़र्क क्या है कि जो थीका एक्सटर्ना होता है ना, थीका एक्सटर्ना में किसी भी किस्म की जो ब्लड वेसल्स है वो मौजूद नहीं होती। अब यहाँ पे किसी भी किस्म की जो ब्लड वेसल्स है मैंने कहा क्या होती है, एब्सेंट रहती है यहाँ पे। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करते हैं थीका इंटरना की, थीका इंटरना जो होता है ये ग्लैंडुलर भी होता है, इसमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद रहती हैं। अब जाहिर सी बात है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कहाँ पे पहुंचेगा, वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, दे विल एक्ट ऑन द थीका इंटरना, वो थीका इंटरना के ऊपर एक्ट करेगा क्योंकि वहीं पे ब्लड जो है वो रीच कर रहा है। थीका एक्सटर्ना का तो ब्लड पहुंच ही नहीं रहा तो वहां पे तो वो जाके एक्ट करेगा नहीं। जब थीका इंटरना के ऊपर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग भी यहाँ पे एक्ट करेगा और थीका इंटरना के ऊपर जब दूसरा हार्मोन जिसका नाम क्या है, दैट्स नेम इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आके इसके ऊपर एक्ट करेगा तो उसके नतीजे में ग्राफियन फॉलिकल जो होगी, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि ओव्यूलेशन के दौरान जो एग सेल है वो कहाँ से रिलीज होता है, तो आपके जहन में पहला यही आंसर आना चाहिए कि ओव्यूलेशन में क्या होता है कि ओव्यूलेशन के दौरान द रिमूवल ऑफ द एग सेल फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल से जो एग सेल का रिमूवल होता है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे ओव्यूलेशन का। क्या नाम देंगे, ओव्यूलेशन का नाम देंगे। अब जाहिर सी बात है हम उसको ओवा का नाम देते हैं या oocyte का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, oocyte का। लेकिन याद रखिए मैंने आपको बताया था कि ये oocyte नहीं होता, इट इज अ सेकेंडरी oocyte, इट इज अ सेकेंडरी oocyte। आप इसको सेकेंडरी oocyte का नाम दे सकते हैं क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पर oocyte में चेंज नहीं हुआ है, राइट। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया, रैप्चर हो गया। ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया, रैप्चर हो गया। रैप्चर क्यों हुआ, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड था, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से एक हार्मोन निकला जिसका नाम क्या था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ना ये थर्मोजेनिक इफेक्ट रखता है। अब थर्मोजेनिक इफेक्ट जो है इसका रोल जरा प्ले देखिएगा अपने माइंड में, जरा इसका स्केच बनाइए कि मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देखिए ये इसका काम ये है कि ओव्यूलेशन करवाना। मैंने कहा थर्मोजेनिक इफेक्ट है, थर्मोजेनिक इफेक्ट का मतलब कि इसकी वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिटेन द टू कंसीव द प्रेगनेंसी द कपल शुड हैव टू नो about the time period of the ovulation, when the ovulation takes place and how we can predict the mechanism of the ovulation, because most of the couples are unable to conceive the pregnancy because they do not know the exact method in which time the sexual intercourse is important to conceive the pregnancy and in which time it goes wrong, and it does not have any you can say that it does not have any positive effect in case of conceiving pregnancy. So just like in case of ovulation, right? So I'm taking very simple example. If a female has the cycle of the 28 days, so it means that the ovulation in that female is taking place in the 14 days. It is taking place, the ovulation is taking place before the completion of the cycle, so it means that the ovulation will take place in the 14 days. So let's take another example. If the cycle is of the 35 days, it means that the ovulation takes place before the completion of cycle and before the completion of cycle of the 14 days. So it means that 35 minus 14, it will be equal to the 21 day, and the cycle will remain, the cycle in the female is, it will remain between the 21 days to between the 35 days. So it means that if the female has a cycle of the 21 days, it means that the ovulation going to be occur 21 minus 14, it will be equal to how many days, it is just 7 days. So it means that what is the life of the egg cell? The life of the egg cell is just the 48 hours. It's just of the 48 hours, but the chances of the fertilization is maximum in the first 24 hours. Life of the oocyte when it is released from the Graafian follicle as a result of the luteinizing hormone. The life of the oocyte released from the Graafian follicle as a result of the luteinizing hormone is 48 hours, but the more chances of fertilization of the oocyte in the first 24 hours after the ovulation. When the ovulation is going to be takes place, I am giving you a simple calculation. If the cycle is of 35 days, then you have to 35 minus 14, it will be equal to the 21 day. It means that if you want, and the second condition is that in my previous lecture I have already explained that the life of the sperm is 72 hours, but the chances of the fertilization for the sperm cell is in the first 48 hours. It means that if you want to, if a female that have the cycle of the 35 days wants to conceive the pregnancy, what is important to understand? The important phenomena to understand is that the ovulation is going to be 21 day,
it means that when the ovulation is going to be 21 day, egg is going to be released in the 21st day of the cycle. It means that the egg could be alive and can be able to fertilize in just 24 hours. It means that it can be alive in that 22nd day. So if the sexual intercourse is going to be take place in the 19 days to the 22nd days, 19 days to the 22nd days, then it is very important to conceive the pregnancy. Otherwise the pregnancy will not be going to be occurring, because the life of the sperm is too short, and sometimes the capacitation of the sperm takes a lot of time. The capacity of the sperm requires a minimum the 6 to the 10 hours. If the sperm cell spends that 6 to the 10 hours in the female reproductive tract, as a result many of the glycoproteins and glucoproteins and the hydrolytic enzymes are deposited on the tail region and also on the head region of the sperm. So as a result the sperm is able to fertilize the egg cell. So in this way you can imagine and you have to know the time period of the ovulation. So how a female in the home can predict the ovulation? So in the market there is a available of the ovulation predicting kits. There is a presence of the ovulation predicting kit. So the first mechanism is the ovulation predicting kit, and the second one is that you have to know that you have to make it in the calendar method, the very old method. You have to make the calendar method, and you have a little bit idea of your cycle is of the 28 days and the 35 days and 21 days, and you are going to be tick before the completion. If you have the 21 days, then you have to the 14 days before the 21 days, and you have to make a calendar 1 day, day 2, day 3 and day 4, and it is a very old process. And what is going to be happening, and the second condition is also you can also assume it and the guess it by the luteinizing hormone. How we can guess it, right? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि luteinizing हार्मोन का थर्मोजेनिक इफेक्ट है. ओव्यूलेशन किसने करवानी है? luteinizing हार्मोन ने करवानी है. When a female wake up before the get up and ready to any sort of work in the daily routine life, she have to check the body temperature. Normally the temperature of the body is going to be 37, but in that day when the ovulation is going to be take place, due to the surge of the luteinizing hormone, the temperature of the female body is going to be increased because it is a thermogenic effect. तो क्या होगा कि ओव्यूलेशन के दिन में क्या रहने वाला है कि luteinizing हार्मोन की वजह से उस फीमेल की बॉडी का टेम्परेचर क्या रहने वाला है? हाई रहने वाला है. तो जब उसका टेम्परेचर हाई रहने वाला है तो उसके नतीजे में वो प्रिडिक्ट कर सकती है कि क्या है कि इस तरह से कि ओव्यूलेशन जो है वो हो चुकी है. तो ये एक आप कह लीजिएगा फुल प्रूफ मेथड नहीं है. उसकी रीज़न ये होती है कि देखें, एक कंडीशन होती है पायरिक्सिया. पायरिक्सिया में क्या होता है कि अगर कोई जरासीम बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसके नतीजे में भी तो बॉडी का जो टेम्परेचर है हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट्स को अनस्टेबल कर देता है, तो टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. तो ये आप कह लें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तीसरी जो चीज़ होती है जिसे आप मालूम कर सकते किया जा सकते हैं, दैट इज़ अ सर्विकल म्यूकस. दैट इज अ सर्विकल म्यूकस. तो सर्विकल जो म्यूकस होता है ना, सर्विकल म्यूकस इन दैट डेज इज गोइंग टू बी थिक. वो क्या होने वाला है? थिक होने वाला है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन के दौरान. सो एज अ रिजल्ट अब सर्विकल यू कैन गेट द सर्विकल म्यूकस फ्रॉम द बर्थ कैनाल एंड यू कैन आल्सो चेक इट द थिकनेस ऑफ द म्यूकस. सो ऑल ऑफ दिस प्रोसीजर्स आर गोइंग टू बी अप्लाइड टू नो द मैकेनिज्म ऑफ द ओव्यूलेशन एंड हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंसीविंग ऑफ द प्रेगनेंसी. एंड द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई द फीमेल ऑलवेज बिलीव्स ऑन द commitment and the male not. The reason behind is that you have to understand, for the fertilization the female body is used, for the development the female body is used, for the birth the female body is used, and after the birth the parental care the female is used. So it means that there is a more responsibilities on the female as compared to the male, and male has to contribute only a small cell, and that's name is a sperm cell. So male has to only donate the sperm cells, and the female has a lot of contributions before birth, in development and growth and after birth mechanism. So that's why the female always believes on the commitment and trust on commitments, and male always follow from the commitment. So that is the reason why the female believes on commitment. And the second one is that when the Graafian follicle is to be degenerated and the ovulation is going to be happening, after the happening of the ovulation the Graafian follicle is going to be changed into the corpus luteum, and it is going to be changed into the corpus luteum. Corpus luteum is a अब सिंपल अल्फाज में समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सा वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, विच वन इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की बॉडी के अंदर टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताइए, तो आपने कहना है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका नाम क्या रहेगा? उसका नाम रहने वाला है कार्पस ल्यूटियम. क्या नाम रहने वाला है? कार्पस ल्यूटियम. क्योंकि कार्पस ल्यूटियम जो होता है ना, ये कुछ देर के लिए बनेगा, उसके बाद ये डिजेनरेट हो जाता है. तो उसके बाद कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बुजिनिया
कार्पस एल्बिकन्स, कार्पस एल्बिकन्स, बेटा इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिएगा, कार्पस एल्बिकन्स, एल्बिकन्स के अंदर चेंज हो जाएगा, दैट इज अ वाइट बॉडी एंड देन इट इज आप कह लीजिएगा कि इसको खत्म कर दिया जाएगा और इसका कोई भी बॉडी के अंदर फंक्शन नहीं रहने वाला। अब हम देखते हैं कि जो कार्पस ल्यूटियम है ये इसका किस तरह से रोल रहता है, और एक जो ओवरी है वो दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब एक तो होता है उसका साइटोजेनिक फंक्शन, एक होता है साइटोजेनिक फंक्शन, और दूसरा जो फंक्शन रहता है ना ओवरी का, वो फंक्शन रहता है उसका हार्मोनल फंक्शन। तो पहला कौन सा फंक्शन है उसका ओवरी का, साइटोजेनिक फंक्शन, फर्स्ट वन इज अ साइटोजेनिक फंक्शन, साइटोजेनिक फंक्शन है, और दूसरा कौन सा है हार्मोनल फंक्शन, हार्मोनल फंक्शन। अब ये दो फंक्शंस जो हैं ये रहते हैं। देखिए साइटोजेनिक फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि जब गमीटोजेनेसिस रहने वाली है यानी कि oogenesis होने वाली है तो वो कहाँ पे रहने वाली है, वो ओवरी के अंदर रहने वाली है, जिसके नतीजे में ये सारा मैकेनिज्म जो है ये होगा, और उसके नतीजे में आफ्टर दैट उसके बाद क्या होने वाली है, ओव्यूलेशन होने वाली है, और देन अगला मैकेनिज्म प्रोसीड करने वाला है। लेकिन सेकंड जो चीज़ है ना वो होता है हार्मोनल फंक्शन। हार्मोनल फंक्शन में ये होता है कि ये जो होता है ना बेटा, जिसको मैंने आपने नाम दिया ग्राफिन फोलिकल के टूटने से कार्पस ल्यूटियम बना। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है ना ये रिलीज करता है एक हार्मोन, उस हार्मोन का नेम होता है प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। क्या नेम रहता है, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन। अब ये जो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन होता है ना जो बनेगा आफ्टर द डिजनरेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम के टूटने से ये जो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो है इसकी फॉर्मेशन होने वाली है। ये प्रोगेस्टेरोन हार्मोन जो है ये प्रेगनेंसी को रिटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, प्रेगनेंसी को रिटेन करने के लिए। तो इट्स मीन्स दैट कि प्रेगनेंसी का जो पहला ट्राइमेस्टर रहता है 0 से 3 मंथ का, 0 से 3 मंथ का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है, उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को रिटेन करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो आपने याद रखना है कि कार्पस ल्यूटियम प्रोवाइड करता है। और आफ्टर दी कंप्लीटेशन ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसके बाद प्लेसेंटा एस्टैब्लिश हो जाएगा, और देन प्लेसेंटा जो है वो इनफ प्रोगेस्टेरोन जो है वो रिलीज कर देगा कि जो प्रेगनेंसी है उसको रिटेन किया जा सके। तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो इसका रोल रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है। तो फाइनली तौर पर जो ओव्यूलेशन है वो हो चुकी है। अब ओव्यूलेशन जो है वो हुई तो जो आपके पास सेकेंडरी oocyte है वो यहाँ पे आ गया। अब सेकेंडरी oocyte जो है जब ये मूव करेगा प्रॉक्सिमल एंड से डिस्टल एंड की जानिब, तो प्रॉक्सिमल एंड से डिस्टल एंड की जानिब मूव करते करते ये किस में चेंज हो जाएगा, oocyte के अंदर चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, oocyte के अंदर चेंज हो जाएगा। और जब ये oocyte में चेंज हो जाएगा तो इसके इर्द गिर्द आपको जूना पिलोसिडा देखने को मिलेगा और क्रोना रेडिएटा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ना आपको oocyte के इर्द गिर्द कौन से रीजन देखने को मिलेंगे, oocyte के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा क्रोना रेडिएटा देखने को मिलेगा, और आपको जूना पिलोसिडा देखने को मिलेगा। सो व्हाट इज अ क्रोना रेडिएटा एंड व्हाट इज अ जूना पिलोसिडा। देखिए ये है हमारे पास एक oocyte के गिर्द ये जो लेयर होती है सेल्स की, ये जो लेयर होगी ग्रैनुलोसा सेल्स की, कौन से सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स। तो ग्रैनुलोसा सेल्स की जो लेयर होगी ना, इस लेयर को आप क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे क्रोना रेडिएटा। क्या नाम दे देंगे, क्रोना रेडिएटा का नाम दे देंगे। तो ये क्रोना रेडिएटा की फॉर्मेशन होगी। क्रोना रेडिएटा के बाद इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन वाला यहाँ पे रीजन रहने वाला है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन वाला रीजन रहने वाला है ना, इस ग्लाइकोप्रोटीन वाले रीजन को आप क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज अ जोना पिलोसिडा। और इसके अंदर क्या रहने वाला है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे न्यूक्लियस, यानी कि जो oocyte का न्यूक्लियस जो होता है ना, oocyte का जो न्यूक्लियस जो 1n हो जाएगा आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द मेटाफेज 2, तो उसके नतीजे में आपको ये जो चीज़ है इस तरह से देखने को मिलेगा। सो ये चीज़ आगे बेटा क्रोना रेडिएटा वाला रीजन आ गया, दैट इज अ जोना पिलोसिडा जो है ये वो रीजन आ जाएगा। सो ये आ गया ये वाली चीज़, ठीक है, oocyte। सो इफ द स्पर्म सेल इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, एज अ रिजल्ट द स्पर्म सेल इज गोइंग टू बी फर्टिलाइज। द स्पर्म सेल जो होगा वो इसको फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज करने के बाद इसकी जो क्लीवेजेस होंगी स्टार्ट वाले, वो कहाँ पे रहने वाली है, वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर रहने वाली है, यूट्राइन ट्यूब के अंदर रहने वाली है। उसके बाद वो जो जाइगोट होगा वो जाइगोट यहाँ से मूव करेगा, और मूव करने के बाद यहाँ पर आके उसको क्या कर दिया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट जो बर्थ का मैकेनिज्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट इज़ अ होल डिस्कशन अबाउट द, ये वो तमाम डिस्कशन थी जो हमें करनी थी किस चीज़ से रेलिवेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रेलिवेंट हमें करनी थी। अब हम इसका एक आखिरी पोर्शन को कवर कर लेते हैं, दैट इज़ अ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, राइट। Okay, so I'm making here a very simple diagram of the female from the front view, and you can assume that and how this body functions. And there is a labia majora, and labia majora is you can assume that the lips of the female reproductive tract and the external genitalia. These are the outer lips, and inside this outer lips there is a presence of the small lips, and this one is known as a
this in inner lips, and there is a small lip, and this one is a labia minora. And there is a formation of the pubic hairs on the pubic bone. There is a I'm sorry. There is a formation of the pubic hairs on the pubic bones and after getting the maturity, and these hairs are also going to be formed on the labia minora and the outer lips of the female reproductive external genitalia, and they are not going to be formed on the inner lips. So there is a small openings there, and this opening is known as a vaginal opening. This one is genital opening, and this opening is covered. This opening is covered with the hymen. This opening is covered with the tissue, and it is half open and half closed, and this one is made up of tissue, and this tissue is named as a hymen. So hymen can be break due to the strenuous exercise, and it can also be break due to the some other functions, and most of the females hymens are going to be break at the age of the 20. So in Islam is more advanced than any of the religions. So in Islam there is a advice for the every person that a female have to be married at the age of the 18 and the 19s, because in medical sciences it is now experimentally proved that most of the females hymens are going to be break due to the daily activities and the strenuous exercise and the traveling mechanisms and the supports. So the male has to be clear their mentality, and they do not think about it more, and these are the reason the hymen. And there is another opening, and this opening is known as a through which the urine is released, and there is another opening, and this one is known as an anal opening. This is the anal opening. This is a urethral opening. This is a urethral opening. This is a urethral opening. This is a anal opening, and there is a totally 3 openings are present, one for the excretion, one for the defecation, and one for the you can say that the completion of the female reproductive cycle. Okay, and there is a region that is present in there, and this region is a highly sensitive, and it is known as a clitoris. It is increases in size when it is going to be player in case of the female, just like in case of the erection of the male in case of the male. So that is a whole discussion about the female reproductive system. So if you have any sort of question, or if you have any sort of up-to-date information, you can share it in the comment section. And the second thing is that if you have benefit from this lecture, so kindly share this lecture with your friends. So because the reason behind is that more the person will see this lecture, they will get benefit, and inshallah they will pray for me as well for you. Okay guys, stay connected, and Allah Hafiz.